हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी सीरीज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक का ये दूसरा लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ टॉपिक लिए थे और इस दूसरे पार्ट में अब हम कुछ टॉपिक और कवर करेंगे। पहले पार्ट में एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन किए थे हमने, जिसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले ज्यादा थे। और जैसा कि मैंने कहा था, आज हम लोग मैच द कॉलम और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा रखेंगे। और जो टॉपिक पिछली बार कवर कर लिए थे, वैसे लगभग सारा स्पेक्ट्रम हमने कवर कर लिया था। हर टॉपिक की चीजें, जिस जिस टॉपिक पे सवाल आते हैं वो हमने देख लिए थे। आज भी हम लोग वही सारा स्पेक्ट्रम रखेंगे। ऑब्वियसली अब ये वो चीज है जिसमें हमें सारी थियरी पहले से हल्की फुल्की सी पता होनी चाहिए। हर क्वेश्चन को करने के साथ उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। करना क्या आप लोगों को, हर बार मैं बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। जितना ड्यूरेशन का ये लेक्चर है, उसे डबल ड्यूरेशन आप लोगों को लगना चाहिए इस लेक्चर को कंप्लीट करने में। मतलब अगर ईमानदारी से करोगे किसी एडवांस के क्वेश्चन को, तो बेटा 5 से 10 मिनट वो खाएगा ही हमारे, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, तुम समझोगे भी सही। तो मैं मान रहा हूं कि लगभग डबल नहीं तो 1.5 गुना टाइम तो हमको लगना ही चाहिए। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहते हैं। यहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू, पिछले लेक्चर में मैंने पीवाईक्यूज कवर किए थे, आज और ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हमारी सोच को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अगले लेवल पर ले जाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सभी समझदार बच्चे, सभी ईमानदार बच्चे, सभी सिंसियर बच्चे जो जेईई एडवांस को अपने रडार में रख रहे हैं, उसको आईआईटी जाने का मन है, वो यहाँ पर साथ में बैठेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे और एडवांस लेवल तक खुद की चीज़ों को पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टारगेट आईआईटी सीरीज का जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक मैच द कॉलम अब आ गया है। क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। इधर ABCD है, इधर PQRS है। आंसर हल्का फुल्का सा दिख गया है, कोई बात नहीं, तुम तो मैच करवाने की कोशिश करो। A गुणा B गुणा C बटे D धनात्मक किस में है? A गुणा B गुणा C बटे D ऋणात्मक किस में है? A गुणा B गुणा C धनात्मक किस में है? और A गुणा B गुणा C ऋणात्मक किस में है? तो कुल मिला के हमको A, B, C और D के चिन्हों की पहचान करनी है। तो एक एक करके एक एक ग्राफ उठाओ, एक एक करके एक एक ग्राफ उठाओ। जैसे कि सबसे पहला वाला, इसके लिए बताओ कि A कैसा है? ए कैसा है? धनात्मक है। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है तो ए धनात्मक है ना? यहां लिखते हैं इसके लिए ए कैसा है? धनात्मक है। ठीक है, बी की बात बी बाद में लेके आएंगे। सी कैसे पता चलता है हम लोगों को कि कहाँ कट कर रहा है? अगर एक्स अक्ष के ऊपर कट कर रहा है, यानी कि वाई अक्ष अंतःखंड। सी क्या चीज होती है? सी कैसे मिलता है? इसमें सी कैसे मिलेगा? अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी आएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 0 रखने पर जो बिंदु आता है उसी को हम लोग, x इज इक्वल टू 0 रखने पर जो बिंदु आता है उसी को हम लोग c कहते हैं, है ना? वही y अक्ष अंतःखंड होता है। अब c यहाँ कहाँ है? x अक्ष के ऊपर है, मतलब c भी कैसा है? धनात्मक है। बहुत बढ़िया, 2 चीजें क्लियर हो गई। ये 2 तो सबसे आसान होती है। तीसरी एक और सबसे आसान चीज होती है डी को हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है, अर्थात डी भी ग्रेटर देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा बी पर। बी देखो, -b बटा ए, शीर्ष का एक्स निर्देशांक। ध्यान से सुनना, बी कहां से मिलता है? कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बी आता है ना? ए को देख के पता लगाया जा सकता है, सी को देख के पता लगाया जा सकता है, डी को देख के पता लगाया जा सकता है, बी को देख के नहीं पता लगाया जा सकता। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है? शीर्ष को देखना होता है। किस चीज को देखना होता है? ये देखो यहाँ पे जो चीज है ना, ये वाला जो बिंदु है, इसको देखो और इससे एक्स अक्ष पर एक लंब गिराओ।
इस बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब गिराओ। ये कहाँ जाके गिर रहा है, इस चीज को देखो। अगर ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, अर्थात शीर्ष का एक्स निर्देशांक धनात्मक है। कैसा है, शीर्ष का एक्स निर्देशांक धनात्मक है। अब बताओ ए कैसा था, धनात्मक था। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि माना ए इज इक्वल टू 1, धनात्मक रखना है ना तो 1 रख दो, बस ऐसे ही चेक करने के लिए। कोई भी धनात्मक संख्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 जो मन है। एक सबसे सिंपल होता है वो रख दिया, यहाँ 1 रखो, अर्थात -b/2 कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। अगर -b/2 धनात्मक है तो b को क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, क्यों, क्योंकि जब माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। 2 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, तो b कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। यानी कि चौथी चीज हमको क्या मिली, b ऋणात्मक है। ठीक है, अब p वाले के लिए बात करते हैं। p वाले के लिए बात करोगे तो a गुणा b गुणा c कैसा आएगा, p वाले के लिए बात करोगे तो a गुणा b गुणा c कैसा आएगा। ये a b और c, a धनात्मक b ऋणात्मक c धनात्मक। एक संख्या ऋणात्मक है तो पूरा का पूरा गुणांक कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। d कैसा था, धनात्मक था, यानी कि a b c बटा d करोगे तो ये भी कैसा रहने वाला है, ऋणात्मक रहने वाला है। a b c बटा d करोगे तो ये भी कैसा रहने वाला है, ऋणात्मक रहने वाला है। ये डब्बा यहां बना के रख लो, तो हमको रिवर्स देखना है, क्योंकि रिवर्स देखना है कि ऐसी चीज किस किस में हो रही है। ए बी सी लेस देन 0, ए बी सी लेस देन 0 कहाँ है, डी में है। मतलब डी से एक तो पी कनेक्ट होगा, ए बी सी बटा डी लेस देन 0, ये बी, यहां भी पी कनेक्ट होगा। समझ रहे हो बात को, इससे हम लोग रिवर्स जा रहे हैं कि P में क्या क्या हो रहा है। P में ABC लेस देन 0 हो रहा है, मतलब ABC लेस देन 0 वाले में P लिख दो, और P में ABC बटा D भी लेस देन 0 हो रहा है, तो ABC बटा D लेस देन 0 इसमें भी P लिख दो। समझ में आई क्या ये बात, बोलो क्लियर है। ऐसी ही और चीजें करते हैं। अब Q पर आते हैं। Q में ध्यान से देखोगे तो A कैसा है, ऋणात्मक है, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है। C देखोगे तो C अभी भी धनात्मक है, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर काट रहा है। डी कैसा है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है तो डी धनात्मक है। ठीक है, और ये निर्देशांक -b/2 है। -b/2 को देखोगे तो ये किस तरफ है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। -b/2 को देखोगे तो ये किस तरफ है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। यानी कि -b/2 कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। a कैसा है, ऋणात्मक है। a ऋणात्मक है तो a को मान लो -1, a को -1 मान लो, तो यहां रख दो -1। ये क्या आ गया, b/2 ग्रेटर देन 0, यानी कि b ग्रेटर देन 0, मतलब b धनात्मक है। यहां पे लाके लिख दो b धनात्मक। समझ गए बात को। आप देखो a b c, a ऋणात्मक b धनात्मक c धनात्मक, फिर से 2 राशि धनात्मक है, 1 ऋणात्मक है, तो पूरा गुणा कैसा हो जाएगा, पूरा गुणा ऋणात्मक हो जाएगा। देख लो भैया, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आता ना तो मान लो कुछ कि a ऋणात्मक है तो a -1 ले लिया, b और c धनात्मक है तो उनको 2 और 3 ले लिया, तो पूरा गुणा हो जाएगा -6, मतलब पूरा गुणा हो जाएगा ऋणात्मक। a b c ऋणात्मक है, d धनात्मक है, मतलब a b c बटा d ये भी ऋणात्मक रहेगा। तो फिर से वही वाली कहानी हो गई जो वहां पे थी, यानी कि a b c लेस देन 0, इसमें q भी आएगा, तो ए बी सी बटा डी लेस देन 0, इसमें भी क्यू आएगा। ठीक है, तो बी में पी क्यू तो इकट्ठा हो गया है, डी का तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो जो है वो है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, वैसे तो सही है। आगे बढ़ते हैं, आर पर आते हैं। अब आर की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, आर और पार की बातें हो जाए। तो यहाँ ए देखोगे कैसा है, इसमें ए धनात्मक है, सी एक्स अक्ष के ऊपर काट रहा है, डी भी धनात्मक है, डी। अब डी के बारे में क्या कहोगे यहाँ पे, क्या यह ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं काटता है, नहीं काटता है, मतलब इसके मूल वास्तविक हैं ही नहीं। अब अगर इसके मूल वास्तविक नहीं है तो मतलब डी कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, आगे बढ़ाते हैं कहानी को।
ये आ गए शीर्ष पे। शीर्ष क्या है? -b/2 है। अब -b/2 कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ए कैसा है? धनात्मक है। ए धनात्मक है तो माना a इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 कर दोगे। b कैसा आ गया? <0 आ गया। तो a धनात्मक, b ऋणात्मक, c धनात्मक। फिर से a गुणा b गुणा c कैसा हो जाएगा? 1 धनात्मक 2 ऋणात्मक, a गुणा b गुणा c इधर लिख देते हैं, ये ऋणात्मक ही रहेगा। लेकिन d इस बार ऋणात्मक है, तो एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से भाग दोगे, एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से भाग दोगे तो पूरा अनुपात धनात्मक आ जाएगा। यानी कि a b c <0, इसमें आएगा r, a b c बटा d इस बार धनात्मक हो जा रहा, तो एक r यहां पर आएगा। समझ गए बात को? बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? सच सच बताओ। चलिए अंतिम पर आ जाते हैं, फटाफट से इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें a कैसा है? <0 है। c कैसा है? <0 है। d कैसा है? <0 है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल्य यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब d जो है, d कैसा रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। b की बातें करते हैं, b कहाँ होगा? b यहाँ कहीं होगा। -b/2 है। अब -b/2 है कैसा है? धनात्मक है, एक्स अक्ष की इस दिशा में। a कैसा है? ऋणात्मक है। a ऋणात्मक है, -1 यहां लिख दो तो b/2 हो जाएगा धनात्मक, यानी कि b हो जाएगा धनात्मक। तो a धनात्मक, a ऋणात्मक, c ऋणात्मक, b धनात्मक, तो दो ऋणात्मक गुणा होकर फिर से धनात्मक होगा, इसके साथ गुणा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा, यानी कि a b c धनात्मक। ये किस में आ गया? हमारा s में आ गया। और a b c धनात्मक है और d ऋणात्मक है, तो a b c बटा d ये यहाँ आ जाएगा। तो p q s, तो पहले में केवल r है, दूसरे में p q s है, तीसरे में केवल s है, और चौथे में हो जाएगा हमारा PQR। सच सच बताओ कमेंट में कितने लोगों का ये कॉम्प्रीहेंशन एकदम परफेक्टली ठीक आ गया था? आ गया था, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ग्राफ की बहुत अच्छी समझ है। लेकिन अगर किसी का नहीं आया है तो भैया इस चीज़ को आप समझ लो, मैंने पूरा समझा दिया तुमको। ए कैसे देखा जाता है, बी कैसे देखा जाता है, सी कैसे देखा जाता है, डी कैसे देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि ये सवाल, अब एक इंटीजर टाइप सवाल आ गया, यही आज हम लोग करेंगे, मैच द कॉलम इंटीजर। यही एक चीज़ एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग फॉर्मेट के सवाल हम लोग अच्छे से कर पाए। यही एक चीज एडवांस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो करो वीडियो पॉज और करो इसको सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो इसको सॉल्व। लैम्डा गुणा x² माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है। यदि लैम्डा के दो मान λ1 एवं λ2 है, जिसके लिए अल्फा कॉमा बीटा इस संबंध द्वारा संबंधित हो, तो इसका क्या मान होगा? दो क्वाड्रेटिक की हेल्प लेनी होगी हमको, ध्यान से सुनना। पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। आ गया क्या आंसर? कितने लोगों का आंसर आ गया है बताओ? ये हो जाएगा λx² माइनस λx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि λx² प्लस यहाँ x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा -λ प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो, है ना? इसको इस फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ले आए। अब इसके मूल हमको क्या कहे गए हैं? इसके मूल हमको कहे गए हैं अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b बटा a, ठीक है, माइनस ऑफ b बटा a। और अल्फा गुणा बीटा क्या होगा? p बटा a, ठीक है।
आगे आ जाते हैं, यहां गुणा कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लैम्डा के वैल्यूज पता करना चाहते हैं, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं, और लैम्डा में क्वाड्रेटिक तभी बनेगी जब अल्फा और बीटा का मान रखा जाए। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा, यानी कि लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 5 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। यहाँ पे क्या किया जाए ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, बटे लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 बटे लैम्डा और 5 बटे लैम्डा इज इक्वल टू 4। लैम्डा से गुणा कर दो, 10 लैम्डा बटे लैम्डा स्क्वायर, और उसको उल्टा करके लिख दो, लैम्डा बटे 5 इज इक्वल टू 4। साफ सुथरा काम करोगे, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करा जाए? एक लैम्डा से ये लैम्डा काट दिया जाए, है ना, और इसको इधर गुणा कर दिया जाए, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 का वर्ग माइनस 10 लैम्डा, और इधर जाके ये हो जाएगा 5 चौक 20 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 और इज इक्वल टू 30 लैम्डा। क्या इसको इधर भेज देता हूँ? हाँ, 30 लैम्डा हो गया ना, ये क्या हो गया? 30 लैम्डा। अब इसको फिर से इस तरफ ले आओ ताकि एक द्विघात लैम्डा में साफ सुथरी बन जाए। तो साफ सुथरी द्विघात लैम्डा वाली कौन सी होगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस 32 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके मूल हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो अब इस किसका मान बताना है हमको? लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 बटे 15 का मान बताना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर बटे 15 लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 बटे 15 लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये कितना हो जाएगा यहाँ से? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मूलों का योग आ रहा है 32 और मूलों का गुणनफल आ रहा है 1। ये हो जाएगा हमारा 32 का वर्ग माइनस 2 बटे 15 गुणा 1। बोलो 32 कितना होता है हमारा? 2 की घात 5, तो ये हो जाएगा 2 की घात 10, 2 की घात 10 यानी कि 1024 माइनस 2 1022 बटे 15। बोलो, काट दो अब इसको, 15 छंग 90, बचे कितने? 12, 15 8 120, बचे कितने? 2, 15 एकम 15, बचे कितने? 5, 15 3 45। क्लियर है? सच सच बताओ, कितने लोगों ने सवाल कर लिया था? बड़ा अच्छा सवाल था। दो क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक के अंदर दूसरी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, बताओ कितनी क्वाड्रेटिक? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और सवाल करते हैं। जैसे कि ये एक सवाल करो, सिंगल करेक्ट है, केवल एक ही ऑप्शन सही है। करो। लैम्डा माइनस 2 से 2 है, ठीक है, और एक एक क्यूबिक है, इनका उभयनिष्ठ मूल है। अब कितने हैं ये नहीं बताया, तो c प्लस लैम्डा का मान क्या हो सकता है? 1/2, -1/2, 0 और 3/2। करो, 1/2, -1/2, 0 और 3/2। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। देखो भैया, मैं ना यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है हम लोग वीडियो पॉज कर रहे हैं,
खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर ही ने क्वेश्चन दिया, सर ही ने सॉल्व कर दिया और सर ही खुश हो गए ना। सर ऑलरेडी खुश हैं, उन्हें और खुशी की ऐसे जरूरत तो है, लेकिन ये सवाल करके खुशी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और मिल जाए तो अच्छी बात है ना। मतलब तुम्हारी खुशी तो किस में है कि सवाल सॉल्व हो गया, मजा आ गया, एडवांस का सवाल हमने सॉल्व कर दिया। ये एक क्वाड्रेटिक है ना? क्या बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक और इस क्यूबिक का, इस द्विघात और त्रिघात का उभयनिष्ठ मूल है। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, कुछ हमको नहीं बताया गया। तो हमें क्या करना है, देखना है हम कर क्या सकते हैं। हमारे हाथ में है ही क्या, 2-4 चीजें हम लोगों को पता होती है। क्यों ना इसके मूलों की प्रकृति के बारे में बात की जाए। तो इसका डी क्या आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है भैया। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। ओह ओह ओह, अच्छा लैम्डा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? -2 से 2 तक। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर लैम्डा -2 से 2 है तो लैम्डा स्क्वायर -4 कहाँ से कहाँ तक होगा? लैम्डा -2 से 2 है, इसका वर्ग कर दो, लैम्डा स्क्वायर 0 से 4 होगा। यानी लैम्डा स्क्वायर सदैव 4 से छोटा है, यानी लैम्डा स्क्वायर -4 सदैव 0 से छोटा है। मतलब डी 0 से छोटा है। ये जो हमारा d था ये 0 से छोटा है। अब d 0 से छोटा है, इसका मतलब मूल कैसे हो जाएंगे? d 0 से छोटा है, इसका मतलब मूल कैसे हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे अपने काल्पनिक। और याद रखना मेरे दोस्त एक बात, काल्पनिक मूल सदैव जोड़े में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मूल काल्पनिक हो गया और एक वास्तविक हो गया। ऐसा भी नहीं होता है कि एक काल्पनिक 3 + 4 आयोटा है, दूसरा काल्पनिक 5 + 6 आयोटा है। काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी होते हैं। अगर एक मूल इसका p + आयोटा q है तो दूसरा मूल p - आयोटा q होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके गुणांक वास्तविक हैं। अगर गुणांक सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्याएं होती तो फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी तो गुणांक वास्तविक है, मतलब मूल कैसे रहने वाले हैं? काल्पनिक रहने वाले। अब आई एक शानदार बात, भैया इसके और इसके मूल उभयनिष्ठ है। अगर इस मूल का नाम अल्फा है और इस मूल का नाम बीटा है, अगर अल्फा और बीटा इसके मूल है, अगर अल्फा उभयनिष्ठ मूल है, अगर अल्फा उभयनिष्ठ मूल है तो बीटा भी उभयनिष्ठ मूल होगा। होगा कि नहीं होगा? होना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि संयुग्मी मूल है। अगर p + आयोटा q इसका मूल है तो p - आयोटा q इसका भी मूल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों मूल जो है वो उभयनिष्ठ हो गए। मान लेते हैं इसका तीसरा मूल गामा है। क्या है इसका? गामा उधर तो यूज नहीं हो रहा, नहीं लैम्डा यूज हो रहा है। मान लिया इसका तीसरा मूल क्या है? गामा है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, वहां से हम लोगों को क्या पता है? उसके मूल अल्फा और बीटा माने थे ना, तो अल्फा गुणा बीटा कितना है? वहां से मूलों का गुणनफल 1 है। यहां मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, प्लस वाला माइनस वाला 0, फिर प्लस, और फिर ये कितना आ जाएगा? -2c/4। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो अल्फा गुणा बीटा कितना? 1 है, मतलब गामा = कितना आ गया? -c/2। मतलब इसका तीसरा मूल क्या हो गया? -c/2 हो गया। -c/2 को ले जाकर यहाँ रख दो, -c/2 को ले जाकर वहां रख दोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा -c/2 का क्यूब प्लस 3 गुणा -c/2 प्लस 2c = 0। ये हो गया 4 -c³ 8 -3c/2 प्लस 2c = 0 -4c³ 8 प्लस c/2 = 0। यहां क्या हो जाएगा? c/2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -4c² -4c4। अच्छा इसको एक सिंप्लीफाई और कर देते हैं, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? c³ 2 प्लस c³ प्लस c/2 = 0, है ना। तो क्या करें? c/2 कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा -c² + 1 = 0, यानी c² = 1। सही है क्या? इधर c³ ले जाओ, एक c से एक c, अब c क्या क्या संभव है? ऐसे नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, c गुणा 1 - c² 2।
सी गुणा 1 माइनस सी गुणा 1 प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा हो गया। तो सी क्या क्या संभव हो गया हमारा? सी हो सकता है 0, सी हो सकता है 1 और सी हो सकता है -1। ठीक है, बोलो बोलो। अब सी अगर ये आ गया तो हमारा लैम्डा कैसे मिलेगा हम लोगों को? गामा पता कर लेते हैं। क्या आ जाएगा गामा? सी का मान यहां रख दें पहले, तो सी का मान यहां रख दोगे, अगर सी इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 4x³ प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मूल आ गए? x गुणा 4x² प्लस 3। तो एक मूल तो 0 है और बाकी दोनों मूल यहां से क्या आ गए? x², यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। पूरा लिख दें क्या? चलो 3 केस बना के पूरा अच्छे से बताते हैं तुमको, इतने छोटे छोटे में कंफ्यूजन हो जाएगा। इतने छोटे, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से सुनो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी लोगों को? अगर किसी को यहाँ तक कोई शंका है तो पहले यहाँ तक बता देता हूँ, क्योंकि इसके आगे सवाल का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें क्या कहा गया था? इस द्विघात के और इस त्रिघात के मूल उभयनिष्ठ है ना। अब इस द्विघात के मूल हमने देखे तो पता चला इस द्विघात के मूल तो काल्पनिक है। कैसे हैं? इस द्विघात के मूल काल्पनिक है। अब अगर इस द्विघात के मूल काल्पनिक हैं तो मूल कैसे होंगे? जोड़े में रहेंगे, यानी कि एक काल्पनिक दूसरा काल्पनिक, एक p प्लस आयोटा क्यू दूसरा p माइनस आयोटा क्यू रूप का होगा। तो दो मूल अगर इसके अल्फा बीटा थे तो इसके भी अल्फा बीटा हो गए, तीसरा गामा मान लिया। यहां से मूलों का गुणनफल कितना आ रहा था? सी बटाए यानी कि 1 आ रहा था। यहां से मूलों का गुणनफल कितना आ रहा था? माइनस प्लस माइनस -2c/4 यानी -c/2, यानी तीसरा मूल -c/2 आ गया। अब ये किसका मूल है? इसी का है, तो इसको इसमें ले जाके संतुष्ट करवा दिया। इसको इसमें ले जाके संतुष्ट करवाया, यहाँ पे रख दिया -c/2। इसका माइनस का क्यूब माइनस हो गया, ये c³/8 हो गया, 4/8 हो गया, -3c/2 हो गया, प्लस 2c हो गया। ये 2c में से 1.5c गए तो c/2 बचा, आधा c बचा, 4c³/8, c³/2 प्लस c। तो यहाँ से क्या आ गया? ये 3 मान आ गए कुल मिला के। 1 रख दो, -1 रख दो, या फिर 0 रख दो। अब ये सी के तीनों मानों को एक एक करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सी के तीनों मानों को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं सी इज इक्वल टू 0। केस 1, केस 1 सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, सी इज इक्वल टू 0, गामा क्या था हमारा? -c/2 था, मतलब गामा हो गया 0। एक मूल तो क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ c इज इक्वल टू 0 रख दो। c इज इक्वल टू 0 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? 4x³ प्लस 3x, यही बचेगा ना क्यूबिक में। अब इसमें से एक x तो कॉमन ले लिया, जो एक मूल होगा हमारा, और बाकी ये जो है ये क्या हो गई? यही वह द्विघात हो गई जो हम लोगों को पहले दी हुई थी। कौन सी वाली द्विघात? यह द्विघात इस द्विघात के समान होनी चाहिए। अरे भैया, एक मूल हटा दिया तुमने, ये रहा गामा। गामा 0 है, मतलब क्या क्या मूल आ रहे थे? x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। बाकी ये जो द्विघात है, इस द्विघात से ही बाकी दोनों मूल मिलेंगे ना, अल्फा और बीटा। इस क्यूबिक के 3 मूल, अल्फा बीटा गामा। गामा इधर से मिल गया, तो अल्फा बीटा कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके मूल है तो अल्फा बीटा तो इसके भी मूल थे ना, x² प्लस लैम्डा x प्लस 1, x² प्लस लैम्डा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मूल भी यही है, मतलब इसके मूल भी यही है, इसके मूल भी यही है, मतलब ये तो एक ही क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। इनके गुणांकों की हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो गुणांकों की तुलना करोगे तो यहाँ x² का गुणांक 4 बटा यहाँ x² का गुणांक 1, यहाँ नियतांक 3, यहाँ नियतांक 1। अब लफड़ा क्या पड़ रहा है? ये तो बराबर होने से रहा। दूसरी चीज, लैम्डा भी गायब हो गया, यानी कि ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों द्विघात कभी भी एक समान हो ही नहीं सकती। इसमें x है, उसमें x नहीं है, पहली बार। इसमें लैम्डा है, उसमें लैम्डा है ही नहीं। अब कोई दिमाग लगा के बोलेगा सर लैम्डा को 0 कर दो, कर भी दें लैम्डा को तो भी कैसे हो पाएगा? वो 4x² प्लस 3 है, ये x² प्लस 1 है, यह अनुपात ही समान नहीं हो पाएगा। इसीलिए c इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा रिजेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? केस 1 समझ में आ गया, c इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। केस 2 पर आते हैं। c इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। c इज इक्वल टू 1 ले लिया तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना -c/2,
यानी कि -1/2, यही था गामा, -c/2 -1/2। ठीक है, यानी कि एक मूल कितना आ गया, -1/2 आ गया। क्या है क्यूबिक, 4x³ + 3x + 2c, 4x³ + 3x + 2c = 0, यानी कि 4x³ + 3x और 2c से हो जाएगा 2। इसका एक मूल हमें पता है -1/2 है, मतलब 2x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। ये बात कैसे बोल पा रहे हैं हम लोग, हमें पता है मूल कितना आने वाला है, -1/2 आने वाला है। -1/2 कहां से आता है, जब गुणनखंड 2x + 1 होगा तभी तो आएगा। ये जो है ये क्या है, ये मूल ही तो है। यहां से ये क्या बनेगा, 2x + 1 = 0 ही तो बनेगा। यहीं से तो ये मूल आया होगा, और फिर इसी को तो हमने एक मूल गामा कहा होगा, है ना। तो एक गुणनखंड अलग कर दिया, अब बचा क्या, इससे इसको भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 2x², क्योंकि टोटल 4x³ बनाना है। यहाँ नियतांक 1 है, नियतांक 2 लाना है, यानी कि +2 से गुणा करो। अब x² का गुणांक कटना चाहिए, तो ये दोनों गुणा होंगे तो प्लस का 2x² आएगा। मतलब ये किससे गुणा करें, -x से गुणा करो, तो ये दोनों +x + का 2x² -2x² आपस में कट गए, आंसर आ गया 0। इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या, इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं अलग से। यहां से तो हमारा ये गामा आ ही गया। अच्छा, गुणनखंड करने की जैसे जरूरत नहीं है, इसके मूल जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, और यही हमारे किसके मूल होने चाहिए, x² + λx + 1 के मूल भी होने चाहिए। तो अब तुलना कर दो, ऊपर x² का गुणांक 2, नीचे x² का गुणांक 1, ऊपर x का गुणांक -1, नीचे x का गुणांक लैम्डा, ऊपर x का गुणांक 2, नीचे x का गुणांक 0। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, इधर भेज दो तो -1/2। c कितना था, c 1 था, और लैम्डा -1/2 आया। -1/2 इस अंतराल में है क्या, बिल्कुल है, थम्स अप। अब क्या बात हो गई, c + लैम्डा, तो c + लैम्डा कितना हो जाएगा अपना, c + लैम्डा, c का मान है 1, लैम्डा का मान है -1/2, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है क्या ये। अब तीसरा वाला और चेक कर लो, तीसरा वाला और चेक कर लो, कैसे चेक किया जाए। केस नंबर 3, टी ले लिया गया -1, टी -1 ले लोगे तो गामा कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि एक मूल कितना हो जाएगा, 2x - 1 = 0 वाला हो जाएगा। हमारे पास क्या कहानी थी, 4x³ + 3x, और ये -2 = 0 हो जाएगा। इसमें से 2x - 1 को अलग कर दिया, 2x - 1 से +2 आ गया, -2x², अरे सॉरी ये 2x² होगा, तो -2x² से हमको +2x चाहिए होगा। अब इसके मूल अल्फा और बीटा रहने वाले हैं, क्योंकि ये तो हमारा गामा का काम करेगा। और इधर क्या है हमारा, x² + λx + 1 = 0। ये कितना हो जाएगा, 2/1, 1/λ और 2/1। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस बार c + लैम्डा कितना हो जाएगा, अच्छा लैम्डा 1/2 शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उधर से आ गया -1 और +1/2, -1/2। c + लैम्डा के क्या क्या मान संभव है, c + लैम्डा हो सकता है हमारा 1/2 या -1/2, दो मान संभव है, 1/2 एवं -1/2। ओहो, अगला आंसर आ गया, कोई बात नहीं। तो 1/2 और -1/2, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये वाला सवाल करो, करो वीडियो पॉज और करो ये सवाल, करो वीडियो पॉज और करो ये सवाल। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर से एक इंटीजर टाइप का ये सवाल है, फिर से एक इंटीजर टाइप का ये सवाल है। तो क्या किया जाए, कैसे सोचा जाए।
देखो ध्यान से सुनना, जब भी ऐसी चीजें आ जाए, यहाँ पे तो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर तो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हमको दिया हुआ है। हमेशा एक जैसा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो। अब देखो एक जैसा एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो मुझे दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसको इससे गुणा करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 120। क्या अब एक जैसा एक्सप्रेशन, एक जैसा व्यंजक दिखाई दे रहा है? एक जैसा व्यंजक, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पर भी है, इसको t बोल दिया जाए, इसको t बोल दिया जाए, तो ये हो जाएगा t गुणा t प्लस 2 इज इक्वल टू 120। t गुणा t प्लस 2 इज इक्वल टू 120। इसको इसके साथ गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर दिया जाए, टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 10t माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लें, t प्लस 12 माइनस 10 t प्लस 12, तो ये हो जाएगा t माइनस 10 गुणा t प्लस 12। t का क्या क्या मान आ जाएंगे, t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और t इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 10, t क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 10 हो गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमको क्या बोला गया था, इसके वास्तविक मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो क्या दोनों से वास्तविक मूल आ रहे हैं क्या? पहली चीज तो ये समझो कि क्या दोनों से वास्तविक मूल आ रहे हैं क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या? बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है? पहले इतनी चीज समझ लेते हैं, नहीं तो x गुणा एक्स प्लस 3 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों को गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t ले लिया, ये हो गया t प्लस 2 इज इक्वल टू 120, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर, इसको गुणनखंड कर दिए एक तरह से हमने, क्या क्या गुणनखंड हो गए, t प्लस 12 और t माइनस 10, यानी कि t एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हो जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 हो जाए। यहाँ d कितना है, b स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ये तो आ रहा है 49। भैया यहाँ से तो बहुत बढ़िया गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, पूर्ण वर्ग आ रहा है, और क्या हो रहे हैं वो गुणनखंड, x प्लस 5 गुणा x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, तो x का मान आ गया हमारा -5 और x का मान आ गया 2। यहाँ देखो d क्या आ रहा है, b स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4ac, तो यहाँ d जो है वो ऋणात्मक आ गया, ठीक है। तो यहां से वास्तविक मूल नहीं आएंगे, वास्तविक मूल केवल पहले से आ रहे हैं। अब पहले वाले से वास्तविक आ रहे हैं तो मूलों के वर्गों का योग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि -5 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 29। बोलो कितने लोगों का आंसर आ गया था, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? सच सच बताना, झूठ ना बोलना, सच सच बताना, झूठ ना बोलना। अच्छा समझ में आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई है ये चीज? फटाफट बताओ कितने लोगों को यह बात समझ में आ गवेली है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। ये वाला करो, एक और इंटीजर टाइप। भैया आज जो है मेजर चीज हमारी इंटीजर टाइप और मैच द कॉलम पे ही चलेगी, अभी कुछ और मैच द कॉलम भी आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिलहाल के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कहा गया है, यदि ए बी इस समीकरण के मूल है तथा सी डी इस समीकरण के मूल है, अब इसका मान ज्ञात करो। करो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व। सॉल्यूशन प्लेन वीडियो की तरह मत देखना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है, ए और बी है। इसके मूल क्या है, ए और बी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू
माइनस पी, ए गुणा बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी डी उस समीकरण के मूल है, उनको भी लाके यहाँ लिख देता, नीचे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके मूल है सी व डी। सी प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और सी डी कितना हो जाएगा 1। अब बढ़ा जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। क्या कहना है हम लोगों को, a माइनस सी। अब a माइनस सी कैसे आएगा, a माइनस सी गुणा b माइनस सी, a प्लस डी गुणा b प्लस डी। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इसके मूल a और b हैं, तो क्या हम इसको x माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसा? इसमें किसी को संकट समस्या तो नहीं होनी चाहिए। भैया जो गुणनखंड होते हैं, जो मूल होते हैं, वहीं से तो आते हैं। गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो मूल आ जाते हैं, मतलब इसके गुणनखंड ये हो गए। अब इसमें x की जगह क्या लिख दूं मैं कि ऐसा कुछ दिखने लग जाए, तो तुम बोलोगे कि सर x की जगह c लिख दो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1, सी माइनस ए गुणा सी माइनस बी। ठीक है, यहां पर ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो a माइनस सी गुणा बी माइनस सी हो जाएगा, है ना? तो ऊपर वाली चीज आ गई, क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1। बोलो क्लियर है क्या ये बात? ऐसे लिख देते हैं, इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। दूसरी चीज पर आता हूं, a प्लस डी बी प्लस डी। अब ये कैसे आएगा, तो सर a तो माइनस में था, b माइनस में था, d प्लस में है, तो एक काम करते हैं ना, यहां तो हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू सी लिखा था। अब एक बार x इज इक्वल टू ना माइनस डी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, माइनस डी लिख देता हूं। अब x इज इक्वल टू अगर माइनस डी लिखा मैंने, तो ये क्या बनेगा बताओ, माइनस डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर ही होगा, ये हो जाएगा माइनस पी डी प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस डी माइनस ए माइनस डी माइनस बी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस पी डी। अब इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस डी और ये हो जाएगा b प्लस डी। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो तो समझ में आ गई होगी, क्या है? दूसरा डिब्बा बना देता हूं मैं यहाँ पे, दूसरा डिब्बा यहाँ पे बना देता हूं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ध्यान से सुनो, ये सी और डी किसके मूल है, इसके मूल है, तो सी और डी इसके मूल है, तो इसको संतुष्ट करेंगे क्या? एक बार अगर सी इसमें रख दिया जाए, सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि देखो ये सी स्क्वायर प्लस 1 हमको चाहिए अगर, तो सी स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू सी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर एक बार एक्स इज इक्वल टू डी लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस क्यू डी हो जाएगा, है ना? अब इन दोनों चीजों को यूज करते हैं, कैसे यूज करें? यहां पर देखो सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू सी, इसको अलग कर दिया जाए, और ये है हमारा a माइनस सी गुणा b माइनस सी। सी स्क्वायर प्लस 1 की जगह कितना लिख दो, माइनस क्यू सी लिख दो। सी स्क्वायर प्लस 1 की जगह, ये क्यू सी नहीं है, सॉरी ये पी सी है, इसकी जगह माइनस क्यू सी लिख दो और प्लस पी सी लिख दो। ये हो जाएगा हमारा a माइनस सी गुणा b माइनस सी। आगे आ जाते हैं, यहां पे देखो डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह कितना लिख दिया जाए, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी डी इज इक्वल टू ए प्लस डी और बी प्लस डी। तो डी स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डी माइनस पी डी, ये हो गया ए प्लस डी गुणा बी प्लस डी। यहां से माइनस डी कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्यू प्लस पी। चलो इतना ही लिखा रहने देते हैं। अब इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, तभी वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा, है ना? तो कर देते हैं गुणा।
इधर गुणा करोगे तो क्या बनेगा, देखो पी उभयनिष्ठ ले लें तो माइनस क्यू प्लस पी, और यहां से माइनस डी उभयनिष्ठ ले लें क्यू प्लस पी। इधर इनको गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी और बी प्लस डी। ये सी और डी तो ये हो जाएगा माइनस सी डी, और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू गुणा पी प्लस क्यू, यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और इधर जो हमारा ये एक्सप्रेशन था ये ऐसा कैसा लिख दो, ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी और बी प्लस डी। ठीक है। अच्छा सी गुणा डी पता है क्या कितना होगा, सी और डी किसके मूल थे, इसके मूल थे ना, तो सी गुणा डी मूलों का गुणनफल कितना आएगा, एक आएगा। सी गुणा डी मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ सी गुणा डी का मान रख दो एक, तो ये कितना हो गया माइनस, अच्छा माइनस को अंदर गुणा कर दो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी और बी प्लस डी। इससे भाग दे दो, ए माइनस सी, बी माइनस सी, बटे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी प्लस डी। ठीक है, बोलो क्या ये सवाल करने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सवाल करने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना ये सब, कितने इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना दिमाग फोकस करके रखना पड़ रहा होगा अब जाके ये सब चीजें चमक रही होंगी। इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान मत समझ लेना इसको, ये कठिन चीजें हैं और ये अच्छे से पढ़ने पर ही समझ में आएंगे, ऐसे हल्के फुल्के में नहीं समझ में आएंगे। चलिए फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि ये एक और इंटीजर टाइप है। क्या ये सवाल दिख रहा है आपको, क्या पढ़ पा रहे हो इस सवाल को। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और गामा डेल्टा दूसरी समीकरण के मूल है। मैं पढ़ देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। माना अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल है, तथा गामा डेल्टा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी माइनस 2 के मूल है। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 24 है तथा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा गामा प्लस 1 बटा डेल्टा 11/5 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो करो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व, ये तो ऑब्वियस होना चाहिए। अब क्वेश्चन आया, खुद से वीडियो पॉज करना है। यहाँ पे मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे अप्रोच रखी जाए। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और यहाँ मूलों के व्युत्क्रम का योग लिखा हुआ। ठीक है, सवाल को पहले समझना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ए होगा, और अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, बी होगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मूल हैं गामा और डेल्टा, यानी गामा प्लस डेल्टा माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और गामा गुणा डेल्टा ये हो जाएगा बी माइनस 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दो बातें हमको दी गई है, इन दो बातों को समझते हैं। क्या दो बातें हैं ये, पहली बात ये है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों का गुणा 24 है, अल्फा बीटा आएगा बी और गामा डेल्टा आ जाएगा हमारा बी माइनस 2। बी गुणा बी माइनस 2 24 होना चाहिए।
बी गुणा बी माइनस टू 24 होना चाहिए। बी का मान बता सकते हो क्या होगा, या तो पूरा हल करके बताओ या फिर बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 में से 2 कम करोगे 4 6 24 होता है। जिन लोगों को नहीं मानना है वो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, -4 भी हो सकता है। बी माइनस 6 गुणा बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। बी इज इक्वल टू हो गया 6 या फिर बी इज इक्वल टू हो गया -4। दो मान संभव है बी के, ठीक है। अब दूसरे बात पे आ जाते हैं। 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/डेल्टा, इसका योग आ रहा है 11/5। तो 2 का जोड़ा बना के लघुत्तम ले लिया जाए। 2 का जोड़ा बना के लघुत्तम ले लिया जाए। क्या किया जाए, एक बड़ा सा बढ़िया सा रंग लिया जाए पहले तो, है ना। जोड़ा बनाओ तो 1/अल्फा और 1/बीटा में लघुत्तम लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा/अल्फा बीटा। ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा/गामा डेल्टा और इज इक्वल टू हो जाएगा 11/5। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -a बटे अल्फा बीटा कितना है b प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना है a और गामा डेल्टा कितना है -b/2 इज इक्वल टू 11/5। ठीक है। अब एक एक करके b के मान रखते हैं, b के मान रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए b इज इक्वल टू 6 ले लें हम लोग पहले। b इज इक्वल टू 6 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, -a/6 और a/6 - 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 11/5। यहाँ लघुत्तम ले लो 24 -4a प्लस 6a, ठीक है, इज इक्वल टू 11/5। 2a/24 इज इक्वल टू 11/5 यानी कि a/12 12 गुणा 11/5 तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा दो, 11 कम 11 और 2 13/5, 5 दूना 10 5 छंग 30, 26.4 26.4। ठीक है, ए का मान आ गया 26.4। अब दूसरा अगर b इज इक्वल टू -4 ले लें, b इज इक्वल टू -4 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस a/4 और यहाँ कितना आ जाएगा a, यहाँ पर -4 लिखोगे तो +6 हो जाएगा, है ना। वहाँ -4 लिखोगे तो वो हो जाएगा हमारा a/4। अच्छा, पहले 6 लिखा था तो वो माइनस का था, ये प्लस का था। -4 लिखोगे, -4 लिखोगे तो वो तो प्लस का हो ही गया। अच्छा, ये भी ये माइनस का हो जाएगा, है ना। -4 यहाँ लिखोगे तो -6, तो ये तो वही चीज आ गई। ये और ये तो एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब केवल एक ही मान संभव है जो कि है 26.40। एक ही मान संभव है जो कि है 26.40। बताओ क्या ये बात क्लियर है, क्या यह बात क्लियर है? सच सच बताओ, क्या यह सवाल समझ में आ गया है? बोलो फटाफट से। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और देते हैं। एक और इंटीजर टाइप आया है हमारी कहानी में। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। न्यूटन फॉर्मूला टाइप का एक सवाल है, पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, माना अल्फा व बीटा, माना अल्फा व बीटा समीकरण x² -6 गुणा 5t² -3t + 7 गुणा x -2 इज इक्वल टू 0 के मूल है। अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, ठीक है। यदि an इज इक्वल टू अल्फा की घात n माइनस बीटा की घात n है, n इज इक्वल टू n जो है वो a के x से बड़ा है,
अब A100 माइनस 2 गुणा A98 बटे A99 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। करो, देखो, करो वीडियो पॉज। न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन का सूत्र, किस तरह से सवाल किए जाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो ये क्या हो जाता है, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और अल्फा की घात n माइनस 2 से गुणा कर दें तो ये n हो जाता है, ये n माइनस 1 हो जाता है और ये n माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से बीटा के लिए भी सत्य होता है। पूरा पढ़ा दे रहा हूं भैया, है ना, रटना मत। वैसे याद भी रख सकते हो, जिन लोगों ने याद रख रखा होगा उनके लिए अच्छी ही कहानी है। इसमें से इसको घटाओगे तो a गुणा क्या आ जाएगा, अल्फा की घात n माइनस बीटा की घात n, है ना, जो कि an है। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो गई चीजें, ये भी a में चल रहा है, ये भी a में चल रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए p कर देते हैं या s कर देते हैं हम। तो अच्छा सा रंग बताओ जो सफेद पर उभर कर आए। आई, ये इसको SN कर देता है, SN दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, S100 माइनस 2 गुणा S98 बटा S99। ठीक है, अब क्या करें, a गुणा अल्फा की घात n माइनस बीटा की घात n, ये हो जाता है SN प्लस b गुणा अल्फा की घात n माइनस 1 यानी कि SN माइनस 1 प्लस c गुणा SN माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही बात हम लोगों को याद रखनी होती है। जिन लोगों ने ये बात याद रख रखी होगी उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कहा गया है, जो गुणांक है हमारे, वो गुणांक तो ऐसे कैसे यूज हो जाएंगे। इस सवाल में a की जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, b की जगह माइनस 6 गुणा 5t² माइनस 3t प्लस 7 दिया हुआ है और c की जगह माइनस 2 दिया हुआ है। इसको साइड में लिख के रख लो, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। और यहाँ क्या है, 100 98 99, यानी n को कितना रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा। कितना, 100, n इज इक्वल टू रख दो 100, n इज इक्वल टू 100 रखोगे तो ये हो जाएगा S100 S99 S98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, 100 और 98 तो ऊपर रहे, यानी कि a S100 प्लस c S98 ये एक तरफ रहे और माइनस b S99 इधर है, और इससे भाग भी दे दिया जाए। a का मान कितना है, अब रख देते हैं, a का मान कितना है, 1 है, तो 1 है तो ये केवल S100 बचेगा। c का मान माइनस 2 है, यही चाहिए था, यही दिख रहा है ना। 99 को नीचे भेज दो, S99 माइनस b बचा। अब माइनस b कितना था, ये था, तो माइनस b कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5t² माइनस 3t प्लस 7, यानी कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ था, ये जो बड़ा सा व्यंजक हमको दिया हुआ था, इसका एक्चुअल में मान कितना है, इस बड़े से व्यंजक का मान है s इज इक्वल टू, या इस बड़े से एक्सप्रेशन का मान है जिसको मैं e बोल देता हूं, 6 गुणा 5t² माइनस 3t प्लस 7। तो अब सवाल किस में बदल गया हमारा, सवाल इस चीज में बदल गया कि इस व्यंजक का न्यूनतम मान कितना होगा। और ये व्यंजक क्या है, ये व्यंजक एक द्विघात है, ये व्यंजक एक द्विघात है। और द्विघात का न्यूनतम मान कैसे मिलता है, माइनस d बटा 4 है, पर d कितना होता है, b² माइनस 4ac, यानी 3 तिया 9 माइनस 4 गुणा 5 गुणा 7, 9 5 चौक 20 7 140, यानी कि माइनस का 131, और न्यूनतम मान हो जाएगा माइनस d बटा 4a, यानी कि माइनस माइनस प्लस 131 4a यानी कि 20, और बाहर 6 से गुणा भी हो रखा है, यानी कि इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 6 गुणा 131 बटा 20, 6 गुणा 131 बटा 20। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए,
बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 और 5 चौक 20 सतह 140 9 माइनस 140 माइनस 131 माइनस डी बाई 4a, ये हो जाएगा 131 बटे 20, मिनिमम इसका हो जाएगा 6 गुना। तो बस अब इसको हल कर लो और क्या क्या आ जाएगा। 2 के पहाड़े से काट दें तो 3 गुणा 131 बटे 10, तो ये हो जाएगा 3 3 तिया 9, 3 बटे 10, तो 39.3 39.3। बोलो समझ में आया कैसे न्यूटन फॉर्मूला और रेंज दो चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया गया, कैसे न्यूटन फॉर्मूला और रेंज दो चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया गया। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और देते हैं, ये वाला करो, कुछ और इंटीजर टाइप ही इंटीजर टाइप। क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण टी स्क्वायर माइनस 12x गुणा टी माइनस एफ एक्स प्लस 64x का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, तो एफ एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। करो। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से साल। क्या कहा गया है, इसके 2 मूल हैं, टी स्क्वायर माइनस 12x गुणा टी माइनस एफ एक्स प्लस 64x इज इक्वल टू 0। इसके कितने मूल हैं, 2 मूल हैं, एक मूल है अल्फा, एक मूल है बीटा, एक मूल है अल्फा और एक मूल है बीटा, ठीक है। तो एफ एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 12x और अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस एफ एक्स प्लस 64x। ध्यान से सुनते रहना, है ना। अब क्या कहा गया था, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, तो इस बीटा को बोल देते हैं हम लोग, माना बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 12x, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 4x। ये बात ध्यान रखना, इस तरफ आ जाओ, अल्फा गुणा 2 अल्फा माइनस एफ एक्स प्लस 64x, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दें क्या, एफ एक्स माइनस 64x, अल्फा कितना था 4x, अल्फा का वर्ग कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 2 गुणा अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 32x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 32x स्क्वायर, इसको 64x को इधर भेज दो माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा माइनस 32 कॉमन ले लें इधर लाकर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 64x यानी कि प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका क्या बताना है हमको, अधिकतम मान बताना है ना। क्योंकि मुख्य गुणांक ऋणात्मक है, क्योंकि मुख्य गुणांक ऋणात्मक है, इसीलिए अधिकतम मान की बात हो रही है। अब किसी एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ई बोल देता हूं, इसका न्यूनतम या अधिकतम कब मिलेगा माइनस डी बाई 4a पे मिलेगा, या इसका डी निकाला। वैसे तो अब देखो ठीक है 11th वाले बच्चे भी देखेंगे तो इसलिए हम लोग माइनस डी बाई 4a से ही जाते हैं, और वैसे भी उसी से जाना चाहिए। एक दूसरा तरीका जो है वो है डी वाई बाई डी एक्स से उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने का, हालांकि 11th वालों को भी पता होगा कैसे पता करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, इसको 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आ गया -1, ये निम्निष्ट या उच्चिष्ट होगा, इसको ले जाकर यहाँ रख दो, तो e का मान कितना आ गया हमारा -1, यानी कि ये न्यूनतम मान है ना। और इसको यहाँ ले जाके माइनस से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा -32 गुणा -1 यानी कि 32 आ जाएगा। अगर माइनस डी बटा 4a से निकालते तो भी यही आता, अगर माइनस डी बटा 4a से पता करते तो भी यही आने वाला था, चाहो तो करके देख लेना। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये भी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा ही अच्छा सवाल था। क्लियर है क्या, बोलो।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने लोगों को समझ में आ गया भैया? एक बार बता दो। हर पॉइंट पर, हर सवाल पर लिखा करो कि खुद से बना था या नहीं बना था, और बन गया था तो क्या यही मेथड यूज किया था, कोई और मेथड यूज किया था? नहीं बना था तो कहाँ दिक्कत आ रही थी, है ना? तभी हम बातें कर पाएंगे, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक मैच द कॉलम लेकर आते हैं। एक मैच द कॉलम लेकर आते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से साल। क्या कहा गया है? उधर QX की रेंज दी हुई है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है साफ साफ लिख देता हूं उनके लिए। यहां लिया हुआ है QX ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से 7। मतलब इन ग्राफ में से किस ग्राफ में, ग्राफ तो साफ साफ दिख रहे होंगे, इस ग्राफ में से किस ग्राफ के लिए अगर 2 से 7 का अंतराल लोगे x का, तो QX हमेशा धनात्मक है। QX का ग्राफ दिया हुआ है, इस साइड में जो ग्राफ है वो किसके ग्राफ है? QX के ग्राफ है। तो इसमें से ढूंढो कि किस ग्राफ में व्यंजक सदैव धनात्मक है 2 से 7 के लिए। दूसरे में लिखा हुआ है QX हमेशा x अक्ष के ऊपर है माइनस अनंत से 1 में। तीसरे में लिखा हुआ है QX लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 6। और चौथे में लिखा हुआ है QX लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस अनंत से -1। तो पहला देखते हैं। पहले ग्राफ में देखोगे तो 2 से 7 में, पहले ग्राफ को ध्यान से देखोगे 2 से 7 में ये धनात्मक मान भी लेता है और ऋणात्मक मान भी लेता है। 2 से 7 में धनात्मक भी लेता है, ऋणात्मक भी लेता है। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, किस तरफ से जाना तुम पसंद करोगे? इसको देखकर इधर आए या इधर से देखकर उधर जाए? किसी भी एक दिशा में जाया जा सकता है। ऐसा करते हैं, पहले इधर से देख रहा हूं मैं कि 2 से 7 में, वही जो भी कर रहे थे, 2 से 7 में कौन सा ग्राफ हमेशा धनात्मक है ना? क्योंकि आंसर भी ऐसा ही देना है कि एक इससे जुड़ा हुआ है। क्या 2 से 7 में पहला वाला धनात्मक है? नहीं है, तो मतलब उसमें नहीं आएगा। क्या 2 से 7 में ये ग्राफ ऊपर का ऊपर है क्या? तुम बोलोगे हाँ, मतलब इसका आंसर एक क्यू तो होगा ही। 2 से 7 ये 1 है, ये 6 है, मतलब 2 यहाँ कहीं बीच में होगा। क्या 2 से 7 में ग्राफ हमेशा ऊपर है क्या? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 2 कहाँ होगा? 0 है तो 2 यहाँ होगा। क्या 2 से 7 में ये ग्राफ हमेशा ऊपर है क्या? हाँ है, मतलब S भी आएगा यहाँ पर। बस इतना सही काम करना भाई, बस इतना सही काम करना है। अब तो पहचान लो और खुद से करना फटाफट चालू कर दो। अगर समझ में आ गया है तो अभी भी वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इसमें लास्ट में देखोगे तो ग्राफ हमेशा ही ऊपर है। तो चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, ये तो हमेशा ऊपर रहेगा। तो QST। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बी वाले पे। QX कब कब धनात्मक? दूसरे में बोल रहे हैं माइनस अनंत से 1। तो माइनस अनंत से 1 देखो, माइनस अनंत से 1 ये है। क्या इसमें ये हमेशा धनात्मक है? मतलब P यहाँ आएगा। माइनस अनंत से 1 में तो ये हमेशा ऋणात्मक है, मतलब नहीं आएगा। माइनस अनंत से 1 में ये धनात्मक भी ऋणात्मक भी है। ये ग्राफ देखो 1 पर ऋणात्मक मान ले लिया है, तो माइनस अनंत से 1 तक आओगे तो ये धनात्मक मान भी ले रहा है, ऋणात्मक मान भी ले रहा है, मतलब ये भी नहीं आएगा। माइनस अनंत से 1 यहाँ कहीं होगा। इसमें भी ऐसा हो रहा है कि ऋणात्मक मान भी धनात्मक मान भी, मतलब ये भी नहीं आएगा, S भी नहीं आएगा इसमें। माइनस अनंत से 1 ग्राफ ऊपर का ऊपर है, मतलब T आएगा। पहले का हो गया QST, दूसरे का हो गया PT। QST दूसरे का हो गया PT। अब तीसरे में है 1 से 6। अब ये वाला खुद से करो, है ना? 1 से 6 वाला खुद से करो। 1 से 6, 1 से 6। अब यहाँ देखो ये 1 से 6 यहाँ कहीं होगा, 7 यहाँ जा रहा है, कहानी यहीं खत्म हो गई। ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है। क्या 1 से, अच्छा ऋणात्मक की बात कर रहे हैं, पहले 2 धनात्मक थे अब ऋणात्मक। क्या 1 से 6 में सदैव ऋणात्मक है? नहीं है, कहीं धनात्मक कहीं ऋणात्मक। 1 से 6 में क्या ये सदैव धनात्मक है? नहीं। देखो 1 पे ऋणात्मक था और इधर धनात्मक आ गया, तो सदैव ऋणात्मक वाली बात फिर नहीं होगी। 1 से 6 ये बीच का बीच में है। 1 से 6 में ये ग्राफ पूरा ऋणात्मक है, मतलब R यहाँ आएगा।
1 से 6 में ये ग्राफ सदैव ऋणात्मक है, मतलब r यहाँ आएगा 1 से 6। अगला देखो 1 से 6 भी पूरा का पूरा यहाँ है, तो 1 से 6 में तो ये सदैव धनात्मक हो रखा है, मतलब इसमें तो नहीं आएगा। चौथे में आ जाओ 1 से 6, ये इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो पूरा ग्राफ ही ऊपर का ऊपर है, तो ऋणात्मक तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सदैव ऋणात्मक 1 से 6 में तो केवल r में हो रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। चौथे और अंतिम पे आ जाते हैं कि माइनस अनंत से -1 तक जाओगे तो QX पूरी तरह से ऋणात्मक कहाँ कहाँ है। माइनस अनंत से -1 तक जाओगे तो QX पूरी तरह से ऋणात्मक कहाँ कहाँ, -1 तक। तो माइनस अनंत से -1 यहाँ ही कहीं खत्म हो जाएगा, माइनस अनंत से -1 यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। तो ग्राफ तो पूरा ऊपर है, हमको तो क्या पूछा, ऋणात्मक पूछा, मतलब यहाँ नहीं आएगा। माइनस अनंत से -1 ग्राफ यहाँ ऋणात्मक रहेगा, मतलब Q आ जाएगा। माइनस अनंत से -1 ग्राफ पूरा ऊपर है, हमको ऋणात्मक चाहिए। माइनस अनंत से -1 ग्राफ पूरा नीचे है, ऐसा आएगा। माइनस अनंत से -1 ग्राफ पूरा ऊपर है, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। तो ये हो गया QST, ये हो गया PT, ये हो गया R, ये हो गया QS। बताओ क्या यही आंसर आ रहा है तुम लोगों का कि और कुछ आ रहा है? QST PT R QS, QST PT R QS। सच सच बताना कितने लोगों का आ गया था सही 60 आंसर, बोलो। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एक और सवाल करते हैं। ये मैच द कॉलम करो, ये मैच द कॉलम करो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 4 है तो के संभावित मान ज्ञात करो। बोलो एक एक करके, 4 सवाल हैं एक तरह से। ए करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो 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 वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। तो देखो पहले सवाल में क्या कहा गया, इसके मूल अल्फा और अल्फा प्लस 4 है, अल्फा और अल्फा प्लस 4 है। मूलों का योग कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो यहाँ से अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4, अल्फा आ गया 2। अब अल्फा इसका मूल है तो इसमें ले जाके रख दो, अल्फा और अल्फा प्लस 4 यानी कि इसके मूल जो हो गए वो क्या हो गए, 2 और 6 हो गए, 2 और 6 हो गए। तो मूलों का गुणनफल k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो पहले का आंसर हो गया R, पहले का आंसर हो गया R। क्लियर होनी चाहिए बात। दूसरे पे बड़े सिंपल सिंपल सवाल है, फटाफट फटाफट कर दोगे तुम, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरे पे आ जाते हैं, यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है तथा 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा इसके मूल है तो फिर क्या होगा। तो देखो ये आती है मूलों के ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें, है ना, अंतः परिवर्तन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो हम अगर x को 1 बटा एक्स से रिप्लेस कर दें तो जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसके मूल हो जाएंगे 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा। ये बात ध्यान रखना, है ना। यही काम हम लोग करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमें एक द्विघात चाहिए जिसका मूल 1 बटा अल्फा हो, मतलब अल्फा की जगह क्या लिख देना है, 1 बटा एक्स लिख देना है। अल्फा किसका मूल है, अल्फा और बीटा किसके मूल है, इसके मूल है। तो अल्फा इसमें रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा की जगह कितना लिख दो, 1 एक्स लिख दो, तो 1 बटा एक्स 2 बटा एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो,
यानी कि ये जो नई द्विघात आई है 4x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके मूल हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। इसके मूल क्या है? 1/अल्फा और 1/बीटा। इसके मूल है 1/अल्फा और 1/बीटा। और ये समीकरण क्या होनी चाहिए? ये समीकरण होनी चाहिए हमारी x² प्लस QX प्लस R इज इक्वल टू 0। ये समीकरण ये होनी चाहिए, x² प्लस QX प्लस R इज इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों समीकरण समान है तो हम तुलना कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/1 x² का गुणांक माइनस 2/Q और माइनस 1/R। तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 2/4 यानी कि 1/2, है ना। और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? -3/Q कितना है? -1/2 और R कितना है? -1/4। तो -3/4। तो ये उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि दूसरे का हो गया हमारा उत्तर P। दूसरे का उत्तर हो गया P, RP। आगे आ जाते हैं तीसरा। तीसरा करो, अब कर लिया क्या तीसरा? यदि समीकरण ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a और c का गुणा 0 नहीं है, मतलब ना तो a 0 है ना ही c 0 है, के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा? देखो x² प्लस सी, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? 0 हो जा रहा है। और अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा? c/a हो जाएगा। ठीक है, c गुणा a तो हमको 0 नहीं है, ये बात कह दी गई है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया। 0 गुणा कुछ भी कर दो 0 ही आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 0 गुणा कुछ भी कर दो 0 ही आएगा, तो उत्तर हो जाएगा Q। क्या हो जाएगा? Q। चौथा और अंतिम, चौथा और अंतिम, इसके मूल पूर्णांक है तब के मानों की संख्या है। इसके मूल कैसे हैं? पूर्णांक हैं। अब मूल पूर्णांक कब होते हैं? मूल पूर्णांक कब होते हैं? मूलों का योग भी पूर्णांक होना चाहिए और मूलों का गुणनफल भी पूर्णांक होना चाहिए। डी जो है वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ 36 है। अब 36 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? ये मूलों का गुणा है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। तो ये 36 गुणा 1 हो सकता है। ठीक है, ये 36 गुणा 1 हो सकता है, या फिर 18 दूना 36 हो सकता है, या फिर 12 तिया 36 हो सकता है, या फिर 9 चौक 36 हो सकता है, या फिर और क्या बचेगा? 6 गुणा 6 36 हो सकता है। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? और कोई मान संभव है क्या? अरे ये मत करना कि सर 1 और 36 ले लें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा मूल कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा 36 बीटा 1 या बीटा 36 अल्फा 1, वो एक ही माना जाएगा। लेकिन एक दूसरे तरह के मान भी तो संभव है। -36 गुणा -1 हो जाए, -18 गुणा -2 हो जाए। अब ये अलग अलग मूल माने जाएंगे। -12 गुणा -3 हो जाए, -9 गुणा -4 हो जाए और -6 गुणा -6 हो जाए, है ना। तो टोटल मिला के कितने मान संभव है? 10 मान संभव है। टोटल मिला के कितने मान संभव है? 10 मान संभव है। 9 4 6 6 -9 -4 -6 -6 5 5 10, यानी कि डी का हो जाएगा S।
तो आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस। बोलो, हुआ? समझ में आई बात? कर लोगे खुद से अब ऐसी चीजें? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक दो छोटे छोटे सवाल और पूछते हैं तुमसे, जैसे कि ये करो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। वेवी कर्व रहा है, अब तुम बोल सकते हो कि सर ये यहाँ क्यों है। अब देखो क्वाड्रेटिक का है हल्का फुल्का यूज, तो करो इसको। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसको कैसे अप्रोच करते हो। अभी अभी एक चीज सीखी थी हमने, उसका प्रयोग करके करने की कोशिश करना। बड़ा अच्छा सवाल है, शांति से तसल्ली से करोगे तो ही कर पाओगे। बड़ा अच्छा सवाल है, शांति से और तसल्ली से करोगे तो ही कर पाओगे। देखो क्या करो, x-1 और x-4, x-4 इन दोनों को साथ ले लो, और इन दोनों को 4/(x-3) -4/(x-2) इनको साथ ले लो। तो ये हो जाएगा x-1 गुणा x-4, इधर आ जाएगा x-4 -x+1, और प्लस यहाँ बाहर 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x-2 -x+3 बटे x-3 गुणा x-2। अभी किसी को चमक गया हो तो अब वीडियो पॉज करके अब खुद से कर लो। अभी किसी को चमक गया हो तो अब वीडियो पॉज करके अब खुद से कर लो, लेकिन करो, लेकिन करो। देखो इधर क्या बन गया, -3 बटे x² -5x+4। x से x कट गया, इधर भी ये x से x कट गया था, ठीक है। x-4 इधर गया था और ये प्लस का आ गया था, x से x कट गया, -4+1, और इधर क्या आ जाएगा, 4 बाहर ले लेंगे, x-2 -x+3। यहाँ पर बाहर है, कोष्टक के बाहर है 4, तो कोष्टक के अंदर आ गया 1, नीचे है x² -5x+6। अब समझ गए क्यों ऐसा किया मैंने? एक जैसे व्यंजक बनाने के लिए। कैसे व्यंजक बनाने के लिए? एक जैसे व्यंजक बनाने के लिए। अब क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, x² -5x+4 को t ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3/t +4/t+2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, -t गुणा t+2 +4 गुणा t बटे t गुणा t+2। तो t+2 से t+2 कैंसिल होगा, वो -t/t इधर लिखा हुआ है, t से t कैंसिल होगा, 4/t+2 इधर लिखा हुआ है, और इधर कितना, <<1/30> <<1/30। थोड़ा सा और सुंदर तरीके से हल करते हैं, तो ये हो जाएगा -3t -6 + 40, इसको गुणा कर दिया जाए 30 के साथ, और इधर ये आ जाएगा t गुणा, या ऐसा छोड़ो, इतना भी नहीं करते अपन, है ना, जो रूल है उनको फॉलो करते हैं। -3t -6 + 40 बटे t गुणा t+2, और इसको इधर ले आओ, 1/30 और <<0। वज्र गुणन नहीं कर रहे हैं, वज्र गुणन करने से ऐसा संभव है कि कुछ गलतियां हो जाए, वज्र गुणन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब लघुत्तम ले लो, ऊपर क्या है, ये एक स्टेप और लिख देते हैं, t -6 बटे t गुणा t+2 -1/30, 30 t गुणा t+2 30 गुणा t -6 -1 <0। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर ये t गुणा t+2 भी आएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा ऊपर हमारा, 30t -180 -t² -2t। इस 30 को तो 0 में भेज दो, t गुणा t+2 <0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा 30t माइनस 180 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हटा देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t नहीं 28t माइनस टी स्क्वायर प्लस का 28t माइनस टी स्क्वायर प्लस का 28t माइनस 180 डिवाइडेड बाई t गुणा t प्लस 2। दिस शुड बी लेस देन 0। माइनस से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 180 बटे t गुणा t प्लस 2 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। चिन्ह बदल जाएगा माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या क्या आ गया, t माइनस 18 गुणा t माइनस 10 बटे t गुणा t प्लस 2। देखो अभी t पे चल रही है कहानी। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको हम लोग वी कर लगाएं तो माइनस 2 0 10 और 18, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्या क्या हो सकता है, t लेस देन माइनस 2 हो जाए, या फिर t जो है वो अपना 0 से 10 के बीच में रहे, या फिर या बोल रहे हैं है ना। तो 3 केस बनेंगे, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा t लेस देन 2, एक बार ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग अलग ले लेते हैं इसको। केस नंबर 1 t लेस देन माइनस 2, t लेस देन माइनस 2, t क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन माइनस 2 हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 हो जाए, x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाए, x जो है वो 2 से 3 के बीच में हो जाए। सॉल्यूशन नंबर 1 ऐसा हो जाए। या दूसरा क्या है, t 0 से 10 के बीच में रहे। अब ये बड़ी चीज है ना, t 0 से 10 के बीच में रहे, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं क्योंकि ये दो टुकड़े हैं अपने आप में, कि t 0 से बड़ा रहे एवं मतलब एंड एट द सेम टाइम t 10 से छोटा भी रहे। समझ रहे हो, यहाँ दो असमीकाएं हल होंगी। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 से बड़ा रहे, यानी कि x माइनस 1 गुणा x माइनस 4 ये 0 से बड़ा रहे, क्या आ जाएगा 1 2 1 4 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x माइनस अनंत से 1 हो जाए यूनियन 4 से अनंत हो जाए। एंड मतलब इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 10, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन 0, यानी कि x माइनस 6 गुणा x प्लस 1 लेस देन 0। ध्यान से देख लो भैया गुणनखंड, इतनी जल्दी जल्दी गुणनखंड करने हमको आने चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 से 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस 1 से 1 हो गया उधर, तो इधर हो गया 4 से 6। ठीक है, तीसरा क्या बाकी रह गया, t 18 से बड़ा हो सकता है, या फिर या तो ऐसा हो जाए इसमें और इसमें तो यूनियन आएगा, ये केस 1 केस 2, या फिर t जो है वो 18 से बड़ा रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 18 से बड़ा रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0 रहे। ये क्या आ जाएगा x माइनस 7 दूना 14, x माइनस 7 x प्लस 2 ये 14 से बड़ा रहे। तो यहां से क्या क्या आ जाएगा हमारा, माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन 7 से अनंत। तो क्या क्या आ रहा है, 2 से 3 सबसे छोटा हो गया हमारा माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 1 फिर यूनियन 2 से 3 फिर यूनियन 4 से 6 और फिर यूनियन 7 से अनंत। 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा आंसर आएगा। माइनस अनंत से माइनस 2, माइनस अनंत से माइनस 2, माइनस 1 से 1, 2 से 3, माइनस 1 से 1, 2 से 3, 4 से 6 और 7 से अनंत। बड़ा शानदार वीवी कर्व का ये सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार भैया खुद से जरूर वापस से करना।
एक बार खुद से जरूर वापस से करना। एक दो सवाल और यहाँ पर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारा हो चुका है। आई होप मल्टीपल, आज हमने मैच द कॉलम भी की है, इंटीजर टाइप भी की है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये पूरा अच्छे से खुद को समझ में आना। क्या ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा अंत तक हम खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर जो सवाल हमने किया है उसको तुम्हें अंत तक खुद से करना है। जितने क्लास के क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत छांट के मैं सवाल ला रहा हूं, ऐसे सवाल ला रहा हूं जो हर टाइप के कॉन्सेप्ट को कवर करे, हमारे दिमाग को चैलेंज करे, है ना। मतलब सारी वैरायटी कवर करी हमने, मैच द कॉलम किए, इंटीजर टाइप किए, मल्टीपल करेक्ट टाइप के किए, और पैराग्राफ टाइप के किए, सिंगल करेक्ट टाइप के किए, मूलों की प्रकृति पे किए, मूलों एवं गुणांकों के मध्य संबंध पे किए, उभयनिष्ठ मूल पे किए, मूलों की स्थिति पे किए, ग्राफ पर किए, न्यूटन्स फॉर्मूला पर किए। ऐसी कोई चीज हमने बची नहीं है, ऐसी कोई चीज जो हमने टच नहीं की हो, जिसको हमने कवर नहीं किया हो। देखो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने पीवाईक्यू हैं वो सारे पीवाईक्यू तुम्हें करवा दूं, जितनी वैरायटी है उतनी सारी वैरायटी में तुम्हें करवा दूं। लेकिन ये सेशंस जो हैं इनकी ड्यूरेशन पे मत जाना भैया, इनको खुद से जरूर करना। ये जो हम लोग सवाल करते हैं ये सवाल तुम्हें अगली बार कोई दे तो ऐसा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यही दिमाग में रखना कि ऐसा सवाल फिर से मिलेगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कहानी को यहीं पे रोकते हैं, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। बहुत सारा कुछ हमने कवर किया है। क्वाड्रेटिक को 2 लेक्चर में हमने कवर किया है। पहले लेक्चर में भी हमने कुछ चीजें की थी, बची हुई चीजें आज के लेक्चर में की है। ऐसे ही जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आते जाएंगे उनमें हम एक से ज्यादा लेक्चर भी लेंगे, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कम चीजें आती हैं वो एक लेक्चर में करेंगे। लेकिन वो एक लेक्चर हो सकता है लंबा हो, ये मत सोचना कि इसी ही लेंथ पे चलेंगी चीजें। फिर से बता दूं, जब तक जेईई मेंस पार्ट 2 नहीं होता तब तक एडवांस की चीजें थोड़ा सा ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में रखेंगे, लेकिन जैसे ही वो हो जाता है इस पे एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, जो जो करवाया जा रहा है उसको साथ में करते चले जाना है। लोगों की बातें ज्यादा नहीं सुननी है, अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।